हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ। आज की वीडियो रहने वाली है अबाउट माय एक्सपीरियंस इन काशी, कि मैंने ट्रिप कैसे प्लान की, कैसे मैं उधर गया, क्या क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया, और आप भी किस तरह से जा सकते हैं बेहिचक। इसको कोई ज़्यादा प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती। बस अगर आपके मन में है तो आप सीधा अपने बैग पैक करो और निकल जाओ। कुछ ऐसे ही मैंने भी किया था। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से मन था, जाना है। बस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे काशी के बारे में बहुत बहुत सुन रहा था मैं 1-2 साल से। बट कभी ऐसा एक ऐसा पीरियड चल रहा था लाइफ में कि अब बस बहुत हो गया। मेरे को जाना मतलब जाना है। तो मैं एक छोटा सा जॉब कर रहा था, जिसकी सैलरी सिर्फ 5,000 थी, ओनली 5,000। जैसे ही सैलरी क्रेडिट हो गई मेरे अकाउंट में, तो मैंने दोस्त को कॉल किया और बताया हम जाते हैं, ऐसा करते हैं। वो दोस्त गाँव का है, मेरा बचपन का दोस्त है, और वो भी हाँ बोल दिया। तो मैंने उसी रात 2 टिकट निकाल दी और अगले दिन रिटर्न की भी 2 टिकट निकाल दी। तो ऐसे टिकट में ही मेरा एक 3,500-4,000 रुपये खर्च हो गया। और नहीं, जितनी सैलरी थी बस 2-3 रुपये बचा था। सब रिटर्न जाने के आने के सारे टिकट्स वगैरह बुक कर लिए, और 1 महीना टाइम था। तो खुशी बहुत थी अंदर से, जाना है अब जाना है। तो पैसे तो कुछ बचे नहीं थे। जाने से 1 हफ्ता पहले तो मैंने बस पूरा हफ्ता मैगी पे निकाला, बिस्किट खाता था, मैगी खाता था, हालत भी ख़राब हो गई थी। तो मैं मुंबई में रह रहा था, और जाने के ही दिन हमारी रात की ट्रेन थी। तो दोस्त आ गया दोपहर को, और फिर क्या मिले गए, कुछ बातें हुई। फिर ट्रेन 11 बजे थी कल्याण स्टेशन से। ये LTT बनारस एक्सप्रेस है। फिर ट्रेन में बैठे, लेकिन हम लोग का RAC सीट मिला था, यानी कि हम बस सीटिंग, एक ही आदमी सो सकता है एक सीट पे अच्छे से। फिर कोई बात नहीं, हम दोनों जन एडजस्ट किए और कैसे थे सोए। फिर पूरा दिन ट्रेन में। लेकिन मेरी जॉब ऐसी थी कि मुझे लैपटॉप पे काम करना पड़ता था, तो वही मैं काम करता था। और फिर पूरा दिन मस्त एकदम एंजॉय। फिर लेकिन जो ट्रेन का एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कुछ खास था नहीं। और ट्रेन में जो खाना रहता है, हमने ऑर्डर किया था 1 थाली, तो एकदम बकवास खाना था। बेटर है कि आप घर से कुछ लाओ, या फिर एक दिन अगर भूखे रह गए तो कुछ नहीं होगा, फ्रूट्स वगैरह खाओ, या फिर सिंपल से मूंगफली के चने के दाने भी खा लिए तो भी काफ़ी है। ट्रेन में कुछ ज़रूरत नहीं खाने की। फिर हम जैसे जैसे MP आ गया, फिर UP आ गया, सटना। फिर शाम होते होते का नज़ारा अच्छा था, हमने एंजॉय किया ट्रेन जर्नी हमारी। और फिर रात को
12 बजे के आसपास हम प्रयागराज में थे, नहीं 10-11 बजे के आसपास प्रयागराज। और फिर 1-2 बजे, 1-2 बजे हम वाराणसी जंक्शन पे उतर गए। तो बहुत भीड़ थी। मतलब वो जो स्टेशन जंक्शन है, वाराणसी जंक्शन, वो हमेशा ही क्राउडेड रहता है। मतलब मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, वो होगा ही, क्योंकि ये वाराणसी बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है इसलिए। और फिर वहाँ से हमारा कुछ प्लानिंग नहीं था आगे का, कि किधर रहना है, क्या करना है। होटल बुकिंग नहीं था, कुछ नहीं था। हम बस 2 जन थे, हमारे साथ एक बैग था हमारा, और कुछ नहीं। दोस्त के पास थोड़े पैसे थे, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर मैंने मंगाए थे बाहर से 1-2 हज़ार। लेकिन वही पैसे का कुछ, जब अपने मन में चल रहा हो, मतलब इच्छा हो, तो मार्ग है, ऐसा कहते हैं। फिर हमने जंक्शन के बाहर एक बढ़िया सी चाय पी के हम क्या जाना है, कहाँ जाना है मालूम नहीं था। तो दोस्त को मैं बोला, अभी इतनी रात हो गई है, किधर रूम ढूंढे, कोई सुबह ही देखते, तब तक हम टाइम पास करते। और हम घाट की ओर चल बसे। तो जो सिटी में ऐसा हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि डर लग रहा है, रात के 1-2 बजे है। सड़कें भी सुनसान थी, और हम चल रहे थे। ई रिक्शा वाले थे, थोड़ा बहुत दिख रहे थे, बट वो भी बहुत ही कम। ये मुश्किल से कोई इंसान था। ऑब्वियसली बात है कि इतने रात को कौन जिएगा। लेकिन जैसे जैसे हम घाट की तरफ जा रहे थे, वैसे वैसे थोड़ा सा लोग दिखना चालू हो गए। फिर हम दशाश्वमेध घाट पहली बार जब देखे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रात में भी स्नान कर रहे थे। करीब 3 बज रहे होंगे। तो हम 2 घंटा वही घाट पर ही घूमे। लेकिन दिसंबर का महीना था, ठंडी भी थी थोड़ी सी। और हम जो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही सही था। मतलब सब कुछ नहीं, हम उस वक्त एकदम निशब्द थे। मतलब वी आर नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, क्योंकि ये हमारे लिए सब कुछ नया था। तो रात भर दशाश्वमेध घाट से 80 घाट को गए, और 80 घाट से वापस दशाश्वमेध आ गए। करीब 4-5 किलोमीटर चले हम, टाइम पास किए, यहाँ रुके वहाँ रुके। और जैसी सुबह हो गई, फिर मैप में कोई ऐसी रैंडम एक धर्मशाला सर्च की, और नहीं, ऐसे ही चलते रहे। इधर गेस्ट हाउस में पूछा पहले हमने, जो होटल वगैरह में थे बोल रहे 1,000 रुपये पर डे, 1,500 रुपये पर डे। तो दोस्त को बोला, एक कोई धर्मशाला में देखते हैं। तो एक भारत सेवाग्राम संघ करके धर्मशाला है, वो लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं, मूल उनके गुरुजी है वो। तो उधर हम गए। उधर कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं था, ऑफलाइन ही था। एक आधा घंटा वेट किया, फिर बुकिंग की। बोले 300 रुपीज़ पर डे। और ठीक है, फिर हमने एक हफ्ते भर का नहीं, पहले हम खाली एक दिन का लिया। सोचा कि बाद में और देखते हैं, कल किधर जाना है दूसरी जगह, रूम अच्छा होगा तो और ठहरेंगे। तो हम गए। रूम एक नंबर रूम था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम कोई होटल में आ गए। रूम
2 जन के लिए इनफ था स्पेस। एक बेड था वो बड़ा, और जो टॉयलेट और बाथरूम था, मतलब वो 5 स्टार होटल रहते हैं ना, एकदम वेस्टर्न टॉयलेट था, एकदम क्लीन बाथरूम था। हाउसकीपिंग वाले लोगों ने मतलब एक बढ़िया काम करते हैं धर्मशाला के लोग, कुछ भी गंदगी नहीं रहती वहाँ पे। तो हमें वो कमरा मिला, ऐसा लगा मतलब बस हफ्ते भर का काम हो गया। अगले ही दिन सुबह हमने फिर वो धर्मशाला के गुरुजी रहते हैं उनसे बात की कि हमें और रुकना है इधर 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि हमारा प्लान, हमें रूम बहुत अच्छा लगा है। तो उनसे परमिशन मांगी हमने, स्पेशल परमिशन मांगी, और वो ठीक है बोले। उन्होंने पूछा आप कहाँ से है, किधर से है, तो बताया। फिर हम क्या करना है, कुछ मतलब कुछ प्लानिंग नहीं था किधर जाना है, क्या करना है। वो हम सैटरडे था जिस दिन हम गए वहाँ पे। तो दिन भर तो ऐसे ही घूमे इधर भी बनारस में, थोड़ा बहुत खा लिए और वापस रूम पे आके, और फिर शाम 5 बजे मेरे दोस्त को बोला चलो गंगा आरती के लिए निकलते हैं। तो फिर हम दशाश्वमेध घाट की ओर गए और गंगा आरती की। गंगा आरती का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मतलब जो एक्चुअल रहता है ऐसा, मतलब स्पीचलेस ही था, सब कुछ मेरे लिए स्पीचलेस था बनारस में। जब मैं वापस आ गया, मेरे मन से एक एक पल कैसे गया, मैं सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। अभी मेरा कैसा है कि मैं इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। मेरी आवाज़ में आप देख रहे होंगे कितनी धीमी है, मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है इतनी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, अपनी बातें शेयर करने की। तो आप अगर यहाँ तक आए हो वीडियो के, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई होप जैसे जैसे मुझे और एक्सपीरियंस आएगा, मेरी और उम्र बढ़ेगी, तो मेरी आवाज़ जो है ठीक हो जाएगी वापस से। क्योंकि मेरा जो विशुद्ध चक्र है, जो ये रहता है गले में, जो चक्र रहता है, वो थोड़ा बहुत ही इमेच्योर है। मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता है कि वो उसमें कार्मिक कर्मा बहुत है पिछले जन्म के, इसलिए वो मेरा एक वीक पॉइंट है। ठीक है, ये बातें आगे बढ़ते। और क्या हुआ, फिर उस रात गंगा आरती का एक अनुभव लिया हमने। आरती में दोस्त ने उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था, माँ को, और मैंने अपनी माँ को वीडियो कॉल किया, आरती दिखाई। घर वाले बहुत खुश हो गए, लेकिन मतलब मेरा तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया फिर। लेकिन कोई फ़ोन की आज सच कोई नीड है ही नहीं बनारस में। आपको एक पल के भी लिए नहीं लगेगा कि मैं फ़ोन उठाऊँ और इंस्टाग्राम देखूँ, रील देखूँ, ये सब कुछ नहीं लगता। फिर दोस्त बोला, वो दोस्त जो है मेरा, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा डीप है उसको, मतलब ऐसी ऑकल्ट वाली जो चीज़ें रहती है उसको ज़्यादा पसंद है। तो उसने जिद की चलो मणिकर्णिका घाट जाते हैं। मैं बोला आज पहला ही दिन है। वो बोला क्या होता है, फिर चलो। फिर हम गए, वो घाट के इधर रुके। तो मेरा तो कंटिन्यू नाम स्मरण चल रहा था, जैसे जैसे मैं घाट की, मतलब जब मैं मणिकर्णिका घाट के यहाँ था, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही जाप चल रहा था अंदर, क्योंकि इतने सारे लोग जल रहे होते आपके आगे। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कोई निगेटिव जो एनर्जी
रहती है वहाँ पे, तो वो अपने अंदर ना घुसे। प्रोटेक्शन के लिए आप कोई भी भगवान का नाम स्मरण करना ज़रूरी है उधर। इसलिए मेरा नाम स्मरण चल रहा था। फिर वहाँ थोड़ी देर रुके मणिकर्णिका घाट के इधर, और फिर वैसे ही हम निकल गए 8-9, क्योंकि जो धर्मशाला है वो 10 बजे उनका गेट बंद रहता है, बंद करते हैं, उनका नियम है। तो 8 बजे हम वहाँ से निकले। आधा घंटा तो बाहर निकलने में लग गया हमको। बनारस की गलियाँ मतलब यहाँ मतलब कुछ पता ही नहीं चलता। मैप भी वहाँ पे गूगल मैप है ना, वो कभी वर्क नहीं करेगा आपको बनारस की गली में। आपको खुद ही रास्ता ढूंढना है, खुद ही मतलब पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। हम गए और रूम पे गए, फिर आराम किए। दूसरे दिन फिर मैं तो अपना जॉब चल रहा था मेरा, तो 10-11 बजे तक मैं काम करता था। सुबह 7 बजे उठ के 3-4 घंटा काम करता था लैपटॉप पे। जैसे ही मैं फ्री होता था, मेरा दोस्त भी तब तक उठ जाता था। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग्स मिस किए ऑल थ्रू आउट द जर्नी, बिकॉज मेरा जॉब चल रहा था इसलिए। क्योंकि दिन की शुरुआत मैं 11-12 बजे ही निकलता था घूमने के लिए। तो दूसरे दिन था संडे, और संडे के दिन हम भैरव बाबा के काल भैरव जी के दर्शन के लिए निकल गए। संडे था इसलिए इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। लाइन बहुत बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन सारे लोग जय जयकार कर रहे थे भैरव बाबा का। तो हमें ऐसा कुछ थकाऊ महसूस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एकदम ब्लिस फील हुआ उस जगह पे। लेकिन डर भी लगता था कि मतलब क्योंकि जो मंदिर है ना, वो छोटी सी जगह पर है भैरव बाबा का मंदिर। वो आप देखोगे मतलब स्पेस कम है वहाँ पे चलने के लिए, मतलब, और वहाँ से गाड़ियाँ भी निकलती है, आपको पता नहीं चलता। बट कुछ नहीं, मज़ा आता है। लोग आ रहे जा रहे, हॉर्न बजा रहे, एक दूसरे को साइड दे रहे। ये लाइन में अपने जैसे और बहुत लोग होते, ऑल ओवर इंडिया से आ जाते हैं। कोई साउथ इंडिया से आता है, कोई नॉर्थ इंडिया से, उधर कोई जो लोकल का आदमी रहता है, कुछ पता नहीं चलता कौन है क्या है। फिर भैरव बाबा के दर्शन, जैसे जैसे कोई कोई लोग दारू भी लेके आए थे। हालांकि ज़्यादातर उज्जैन में प्रसाद रहता है दारू का, बट काशी में भी लोग लेके आते हैं भैरव बाबा को प्रसाद के लिए। फिर दर्शन लिए, एक नंबर हुआ दर्शन। फिर हम पूड़ी कचौड़ी खाई, और बनारस की पूड़ी कचौड़ी मतलब एक नंबर। वो फिर पूड़ी कचौड़ी खा के हम रूम पे वापस आ गए। थोड़ी देर आराम किया, और रात को वापस घाट की तरफ फिर से गंगा आरती की, और फिर से मणिकर्णिका घाट गए। हम 3-4 बार मणिकर्णिका घाट गए, क्योंकि वहाँ पे एक अलग तरह की स्टेबिलिटी है वो प्लेस में। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि आपको लगता है यार और मैं यहीं पर रुक जाऊँ। हालांकि वहाँ पे बहुत चीता वगैरह, मतलब सारे लोग मरे हुए लोग रहते, जल रहा होता है सब। नॉर्मल इंसान को तो पहली बार जो जाएगा उसको लगेगा मैं यहाँ पे क्यों रुकूँ, ये सारे शमशान है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे स्टेबिलिटी लगती है, ऐसा बार बार जाने का मन करता है, क्योंकि दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। मेरा और एक एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ ही एक फॉरेन की एक
लेडीज़ थी, औरत थी, वो मेरे बगल में ही बैठी थी। और वो कहा, वो जलती हुई चिता को ऐसे देख रही थी कि मानो मतलब एकदम डीप। वो सिगरेट पी रही थी अपना जला के, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर लोग एकदम वो भी एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। बहुत ज़्यादा फॉरेनर लोग दिखते हैं वहाँ पे। और हम यहीं से बैठते थे। और मेरा दोस्त है, उसको एक आदमी से मिलना था जो कि ऑकल्ट की वर्ल्ड में एक फेमस गुरुजी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे साधना कर रहे थे, तो हम भी उधर थोड़ी देर बैठे। उनकी साधना कैसी रहती है कि मतलब वही बैठते, वो जो चिता जलती है ना उसके जस्ट साइड में ही बैठते, और अपना जो तंत्र विद्या है उसका मंत्र जाप करते हैं, ये सब साधना करते हैं। तो हम उनसे भी मिले, फ़ोटो वगैरह लिए। फिर वापस हम रूम पे चले गए, आराम किए हर रोज़ की तरह। और नेक्स्ट मंडे था। मंडे के दिन काशी विश्वनाथ जी उनके दर्शन कर लिए। हम निकले सुबह सुबह। थोड़ा मैंने काम जल्दी ख़त्म कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि टाइम लग सकता है, आज सोमवार है और भीड़ भाड़ रहेगी। वो दिन जो है वो मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन था, क्योंकि जैसे जैसे मैं मंदिर की ओर जा रहा था एक गजब ही फीलिंग आ रही थी। और लाइन भी लंबी थी, लेकिन मुझे मैं 3 घंटा था लाइन में, और मुझे एक भी ऐसा लगा कि मैं बस 3 मिनट था लाइन में। इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद मुझे टाइम का ही फील नहीं हुआ कुछ। मतलब फिर गए, दर्शन किया, और वो प्लेस में कुछ फ़ोन अलाउड नहीं है, कुछ नहीं है। हम 5-10 मिनट उधर बैठे, क्योंकि ज़्यादा बैठना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि भीड़ बढ़ जाएगी। जैसे ही मैं मंदिर से निकला तो मुझे एकदम एनर्जेटिक फील हुआ। ऐसा अपना जो सोल रहता है उसकी चार्जिंग हो जाती है एक तरह से वहाँ पे। तो फिर जैसे बाहर निकला मैं, रुद्राक्ष बेच रहे थे लोग, आते हैं नॉर्थ इंडिया से, हिमालय से जो विलेजर्स रहते वो रुद्राक्ष लेके आते। तो वहाँ से मैं 9 मुखी रुद्राक्ष लिया, जो कि मेरे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने लिया। रुद्राक्ष लिया 200 रुपये में एक 9 मुखी रुद्राक्ष। बहुत ही मतलब सस्ता है रुद्राक्ष वहाँ पे। और एक ब्रेसलेट लिया रुद्राक्ष का हाथ में पहनने के लिए। वो स्मॉल बीड्स थे उसके, वो इंडोनेशियन रुद्राक्ष है, वो भी लिया। और फिर हम खाना वगैरह खाया, फिर वापस से रूम पे चले गए। फिर से थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से हम वापस वही हमारा रोज़ का घाट पर गए, गंगा आरती देखी, और मणिकर्णिका घाट गए। कभी कभी हम दूसरे घाट में भी जाते थे, ऐसा नहीं कि बस मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट। पूरा मतलब वो जो एरिया है 2-3 किलोमीटर का सारा हम घूमा करते थे, ठहरते थे। मतलब और कुछ हमें अच्छा चीज़ लगी देखने के लिए तो मैं वही 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा उधर ही बैठ। मतलब हमारा जो ट्रैवल था वो बिल्कुल भी प्लानिंग के साथ नहीं था। मतलब हम एकदम ऐसा जो जिधर अच्छा लगे जैसे लगे वहाँ पे बैठो आराम से, कुछ ऐसे कुछ कंडीशनिंग नहीं थी। और एक इंसिडेंट है, जो मैं घाट पे एक जन फ्लूट बजा रहा था, तो मतलब मैं उधर 1 घंटा उसके उधर ही था, उसके पास बैठा हुआ, उसकी फ्लूट सुन रहा था। बाद में
वो पूछताछ की, वो बोले क्या, तो वो इंजीनियर थे बट उनका पैशन उनको फ्लूइड सीखना था। ऐसे बनारस में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे फ्लूइड सीखने के लिए आते हैं, मतलब सीखते हैं वो अपने आप से ही सीखते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के, और उनका वो फ्लूइड लेते हैं और वो एक दो इंस्ट्रूमेंट रहता है ऑडियो के लिए उनके पास रहता है, और वही लोग महीना महीना दो दो महीना रहते हैं, जब तक सीखते नहीं तब तक घाट के इधर फ्लूइड बजाते रहते हैं। और फिर ये हुआ मंडे का, ट्यूसडे मंगलवार को हम संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन के लिए शाम को गए थे हम, और मंगलवार को हम सुबह गए थे घाट को, दोपहर को 4 बजे गए मंगलवार को। तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। हम लाइन में वैसे रहे, वो तो कुछ आधा घंटे में आ गया हमारा नंबर। फिर अंदर, और जो भाई साहब वहाँ पे लोग क्या मतलब चिल्ला चिल्ला के नाम ले रहे थे भगवान का, ऐसा लग रहा था मतलब हमारे जो नॉर्मल रहता है दूसरी जगह पे कोई मंदिर रहता है, हमारे यहाँ भी मतलब जब लोग लाइन में रहते हैं तो एकदम साइलेंट रहते हैं, ऐसा कितना बोर लगता है हमको कि अरे क्या है, कब ख़त्म होगा। पर उधर ऐसा लगता है कि हम मतलब लाइन में रहे, मतलब बोर नहीं होता आपको, कोई मतलब भगवान का नाम ले रहे होते रैंडमली, हंस रहे खेल रहे, मतलब आपको सब एनर्जेटिक लगता है उधर। तो हम हनुमान जी के दर्शन किए, और उधर एक ऐसा एक डेडिकेटेड जगह है, वहाँ पे सब गद्दी वगैरह है, बिछाया है बैठने के लिए, और सब भक्त लोग उधर बैठते हैं और उधर हनुमान चालीसा फ्री में बांटते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं किधर से भी। तो हमने हनुमान चालीसा ली और हम उधर ही पढ़ने चालू किए, हनुमान चालीसा पाठ किए। मेरा दोस्त जो तो वो तो उसका पूरा गर्म हो गया पढ़ते पढ़ते, मतलब इतना इंटेंस था वो जगह उसका, मतलब साक्षात आप वाराणसी में हो, हनुमान जी के मंदिर संकट मोचन हनुमान मंदिर में हो आप, और उधर ही आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, सोचो। इट इज़ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस, मतलब ये ऐसे एक्सपीरियंस जीने के लिए ही ट्रैवल करना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। फिर हम हनुमान चालीसा पढ़े, और एक बात कि हमने पूरे 6-7 दिन में कोई भी ऑटो रिक्शा में बैठे नहीं, हम खाली पैदल चले हैं वाराणसी में। और मैं तो चप्पल भी नहीं पहनता था, मेरा जब आया मैं धर्मशाला में, और वहाँ पे मैंने अपनी जो जूते निकाले वो बस जब जिस दिन जाना था उसी दिन पहने। मैंने मतलब पूरा बियर फुट जो रहता है बिना चप्पल का बिना शूज़ का, मैंने पूरा वाराणसी पैदल ये मतलब गर्व की बात नहीं है, बट बता रहा हूँ कि मतलब इतना रॉ ट्रैवल करना चाहिए एक्चुअली। तो ठीक है, ये भी एक बात शेयर करनी थी। और फिर गए और खाने में हमने क्या क्या ट्राई किया, लस्सी अलग अलग जगह पे, हमें जब भी लगता था दुकान में गए लस्सी ऑर्डर की, मतलब ऑर्डर मतलब ले, वो उनके कुल्हड़ में देते हैं, एक मटके का ये रहता है उसमें देते हैं वो, कोई ऐसा प्लास्टिक व्लास्टिक नहीं लेता उधर, अच्छे से लस्सी वगैरह एक एक बार लस्सी पियोगे तो भूख भी नहीं लगती। मुझे पता है, बस हमने एक ही बार जो पूरा फुल मील रहता है ना, उसमें चपाती सब्जी भात चावल दाल चावल ऐसा रहता है सब कुछ, वो बस हमने एक बार खाना खाया है, नहीं तो बस हम लोग लस्सी पीते थे खाली। लस्सी में पूरी गाढ़ी लस्सी होती है, मलाई वगैरह होता है, मतलब ऐसा कुछ फेक नहीं रहता वो। और पूड़ी कचौड़ी 40 रुपए में 4 बड़ी बड़ी पूरी आती है, सब्जी एक नंबर रहती है,
बस हम वही दो दो ही आइटम्स खाते थे हम, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ खाने की ज़रूरत भी नहीं लगती। एक बार हाँ, सोमवार के दिन ही मैं हम लोग अन्नपूर्णा, जो है माता का अन्न क्षेत्र है, अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र, उधर फ्री में मील्स रहते हैं, फ्री में खाना रहता है 24 आवर सबके लिए। तो उधर एक दाल चावल खाया था बस हमने, और कुछ नहीं। तो ठीक, ये हो गया मंगलवार का। फिर नेक्स्ट बुधवार का दिन। बुधवार के दिन हम मतलब प्लान तो था सारनाथ जाने का, मतलब वो उधर से 8-10 किलोमीटर है, लेकिन प्लान में चेंज किया कि बोले सोचा इतना दूर जाने से अच्छा है हम बनारस विश्वविद्यालय जाते हैं। तो ठीक है, हम BHU कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो BHU के लिए हमने फर्स्ट टाइम ऑटो लिया। तो उधर ऑटो भी मतलब आपको 20 रुपये 30 रुपये किधर भी छोड़ देते हैं कम पैसे में, ऐसा कुछ लूटने वाला कुछ काम नहीं उधर। तो हम 20 रुपये में गए BHU, और कैंपस में, मतलब कैंपस उसका बहुत बड़ा है। वो हम ऑटो में गए इसलिए हमें पता नहीं चला, लेकिन जब आते वक्त हमें पता चला कि हम इतना दूर आ गए थे, कि वो कैंपस बहुत ही बड़ा है। BHU में भी एक मंदिर है शिव जी का। BHU न्यू मंदिर है, मतलब यूनिवर्सिटी को डेडिकेटेड है वो मंदिर। तो उधर भी कुछ बेड नहीं था, बस स्टूडेंट लोग ज़्यादा थे उधर। उधर की मैंने वीडियो में देखा था कि कोल्ड कॉफ़ी बहुत फेमस है, तो उधर की कोल्ड कॉफ़ी भी पी, और अच्छे से दर्शन किए, उधर थोड़ी देर रुके, और फिर कुछ शॉपिंग की, मतलब शॉपिंग मतलब 2-4 मैंने पुस्तक ली, सुंदरकांड हो गया, राम रक्षा स्तोत्र हो गया, और 2-4 किताबें ली मैंने, खरीद ली, और फिर पैदल निकल चले हम वापस रूम पे। उधर में हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए, पूरा दिन उधर ही बिताया हमने। और फिर जैसे जा रहा था, अलग अलग कॉलेज के नाम दिख रहे थे। जो आर्ट्स में भी इतनी सारी मतलब ये ब्रांचेस रहती है, ये पहली बार मुझे दिखा। फिर लगा कि 12th के बाद मैं यहाँ क्यों नहीं पढ़ा, आर्ट्स में क्यों नहीं गया इसी किसी कॉलेज में। तो मतलब रिग्रेट हुआ, वो इमोशनल था मेरे लिए बहुत, इतने सारे अच्छे अच्छे स्कूल देख के। फिर जो भी है वापस गए रूम पे। अगले दिन थर्सडे था। थर्सडे के दिन क्या किया था हमने, कुछ ज़्यादा याद नहीं, बट हमने ये ऐसे ही घूमे थे। हाँ, याद है। थर्सडे के दिन हम लोग सारे जो जो बचे हुए टेम्पल्स है, मतलब वाराणसी में बहुत ही टेम्पल ज़्यादा है, और आपको 1 महीना लगेगा सारे टेम्पल्स जाने के लिए। बट जो फिर भी जो फेमस और बचे थे वो टेम्पल्स में हम घूमे गुरुवार के दिन, जैसे कि तुलसी माता मंदिर हो गया, इस्कॉन मंदिर हो गया, दुर्गा माता मंदिर हो गया, और भी 2-4 टेम्पल्स है। उधर स्वामी नारायण टेम्पल है, गौशाला है। उधर हम जाते वॉक करके सारे टेम्पल्स घूमे, मंदिर में ही प्रसाद था, उधर ही खाना खाया, और ये सारे टेम्पल्स करके वापस से हम और एक इस्कॉन मंदिर में गीता पाठ चल रहा था, वो भी अटेंड किया हमने। वापस फिर रूम पे गए। उस दिन फिर गंगा आरती के लिए गए, और फ्राइडे के दिन हमें निकलना था। फ्राइडे के दिन हमने शॉपिंग वगैरह की थोड़ी सी घर वालों की, मतलब मैंने तो कुछ शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मेरे घर वाले मतलब उनको पता भी नहीं था मैं आया हूँ इधर, ऐसा ये सब
इतना मतलब एक्साइटिंग एनवायरनमेंट नहीं था मेरी तरफ से। बट दोस्त ने कुछ खरीदी वगैरह की, और गुरुवार के दिन हम पूरा नाइट आउट किए, क्योंकि फ्राइडे को निकलना था। नाइट आउट मतलब पूरा घाट में उस रात को, मतलब हम 12 बजे गए और 12 मतलब जब गेट बंद होने वाला रहता है धर्मशाला का, तब हम निकले 10-11 बजे। और जब सुबह को खुलता है गेट 4 बजे 5 बजे, तब वापस आ गए। मतलब पूरी रात हमने एक्सप्लोर की घाट पे। हमें ऐसा 5-6 गिटारिस्ट मिले जिसकी हमने वीडियो रिकॉर्ड की, और भी 10 मतलब हर घाट पे कोई ना कोई गिटारिस्ट गिटार बजा रहे देता है सॉन्ग, या फिर कोई बांसुरी लेके बैठा है। अपना अपना मतलब रात में एक घाट एक्सप्लोर करने का कुछ अलग ही मज़ा है। हमको मतलब पूरी रात कैसे निकली हमें पता नहीं चला। चाय बेचने वाले भी रहते, बीड़ी फूकने वाले भी रहते, गांजा फूकने वाले भी रहते कुछ कुछ। तो मतलब ऐसा एकदम जॉयफुल एक्सपीरियंस है। लोग कहते हैं ना भाई कि गोवा गोवा गोवा, अरे गोवा कुछ नहीं। गोवा में लोगों को दारू चाहिए, सेक्स चाहिए, सब चाहिए। बनारस में आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप मतलब कुछ ऐसी ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। एनवायरनमेंट इतना एनर्जेटिक, इतना पॉजिटिव रहता है ना कि मतलब आप खो जाओगे बस। गंगा जी को देखो। मतलब बनारस के लोग, अपन उधर के लोकल के लोग भी लाइफ को मतलब पूरा सेलिब्रेट करके जीते हैं। ऐसा नहीं कि मरे हुए इंसान की तरह नहीं रहता कोई। सब आपको बात करेंगे, ये करेंगे। जो भी है पूरा नाइट आउट किया। फ्राइडे के दिन हमारी ट्रेन नहीं थी एक्चुअली। मेरा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ, तो मेरा नागपुर के लिए रिजर्वेशन था, को कंफर्म नहीं हुआ। तो हम क्या किए, ट्रैवल से गए नागपुर के लिए। तो वो भी अलग एक्सपीरियंस था। ट्रैवल्स में ऐसा कुछ खास नहीं थे ट्रैवल्स, बट वही रात भर ट्रैवल किया। नागपुर को गए। नागपुर में भी मतलब उधर का थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। हमारे पास जितना टाइम था उतना, क्योंकि दोपहर के 3 बजे ट्रेन थी। फिर ट्रेन से बैठे और वापस आ गए। तो ये तो अभी तक 30-40 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कोई इतनी दूर तक वीडियो देख रहा होगा, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों के दिमाग में जो रहता है कि जाना है जाना है जाना है, फिर कैंसिल हो जाता है प्लान। कुछ कुछ बहुत ही सिंपल सा रीज़न रहता है कैंसिल होने के लिए, कि मेरे साथ ये नहीं है, वो नहीं है, ये इसका काम आ गया, उसका काम आ गया, ये। बट मुझे लगता है कि सबको बनारस एक ना एक दिन जाना चाहिए लाइफ में एक बार। इंडिया की पॉपुलेशन है 140 बिलियन, जो भी है 140-50 करोड़ जो है। तो मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन जो है लगभग 100 करोड़, वो अपने इंडिया के ही इतने फेमस जगह पे नहीं जाती, स्पिरिचुअल जगह पे नहीं जाती। वही उनका 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करो। वही उनके मतलब घर से निकलो, आप जाओ, आपके मन में आप टीवी पे देख रहे हो, वो मतलब नहीं, उसका कोई मज़ा नहीं। जब आप वहाँ पे रियल जाते हो तब पता चलता है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसों की कमी है। अगर आपके पास 0 रुपये भी है तब भी आप काशी जाके आ सकते हो। बस ट्रेन में बैठो, जनरल डब्बे में, कोई टीसी वीसी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। 1000 लोग रोज़ सफ़र करते हैं।
जाओ, उधर सब फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में रहने को मिलेगा। ऐसी बहुत धर्मशाला है, और आप बस जानकारी ले लो वहाँ से, किधर से, इंटरनेट से, यूट्यूब पे, या फिर उधर जाके पूछो। जाने के लिए बस भाई अंदर से गट्स चाहिए कि आप जा सकते हो। एक बार जाओ, निकलो घर से, बैग पैक करो, कुछ सोचो मत। जॉब से निकाल दिए जाओगे, कोई परवाह मत करो। वो आपका 10 साल का जॉब और वाराणसी का एक दिन वो बराबर है, ऐसा लगता है मेरे को। लाइफ को जियो, एक्सप्लोर करो। जो हम लोग आरती करते हैं घर पर, और वो मतलब उसकी भी मैं रिस्पेक्ट ही करता हूँ, हर आरती की। पर जो गंगा आरती रहती है भाई, वो नेक्स्ट लेवल की रहती है। तब आपको लगता है कि भाई वाह, हाँ भाई मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, कि मैं, मेरा धर्म भी है, कुछ है। क्योंकि जो नॉर्मल शहर रहते हैं उधर तो आपको हिंदू होने का मतलब कुछ ऐसा लगता नहीं, कि हाँ किसी डॉक्यूमेंट में रहता है नाम कि ये हिंदू है बस। और मतलब जैसे दिन की शुरुआत से लेके रात तक कुछ मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं करते आप कि जिससे आपको रियलाइज़ हो कि भाई मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। लेकिन जब आप ऐसे जगह पे जाते हो, बनारस हो गया, मथुरा, वृंदावन, और जो प्रयागराज है, जो भी ये स्पिरिचुअल अच्छी जगह है, उधर आप जाते हो ना, तब आपको लगता है यहाँ कुछ तो है। तो वो शहर में एक ऐसी पावर है, किसी एनर्जी है। जब आप घर आते हो तब मतलब कुछ कुछ ध्यानी लोग ऐसे रहते हैं कि जो जब वो ध्यान लगाने बैठ जाते हैं ना, तो सीधा वाराणसी जाते हैं वो लोग। इतना डीप उनका ध्यान रहता है। मुझे भी मतलब जब मैं ऐसा याद आती है, अकेला रहता हूँ, तो मैं पूरा जब मैं रिवाइंड करता हूँ मन में सब ये बातें, मुझे लगता है कि मैं सचमुच में उधर हूँ, वाराणसी में अभी भी हूँ, ऐसा लगता है। तो ये होती है वो जगह की पावर। मैंने वाराणसी को फिर से रिविजिट किया जब मैं महाकुंभ में गया था। उसके ऊपर अलग से बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये वीडियो थी मेरी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अबाउट द वाराणसी। और भी कुछ कह सकता हूँ मैं, बट वीडियो लंबी हो रही है। और एक चीज़ कि आप वहाँ पे जाओ, जो लोग बेच रहे होते हैं रुद्राक्ष, वहाँ पे तो 50 रुपये में 3 बीड्स मिल जाते हैं, वो भी फ्रूट्स के। उसको मतलब खुला भी पता भी नहीं रहता कौन सा रुद्राक्ष, कितनी मुखी रुद्राक्ष है अंदर। वो भी आप 5-6 रुद्राक्ष लेके आओ, 100-200 रुपये के। और जो अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो रुद्राक्ष है, 9 मुखी, 10 मुखी, आपको जो लगता है वो उधर भी ढूंढ के निकालो, लेके आओ और पहनो। वो एक अलग ही पावर रहता है उस प्लेस से। अगर कुछ खरीद के लाते हो आप, तो रुद्राक्ष हो ये। और भी बहुत प्लेसेस थे जो हमने एक्सप्लोर करना मतलब था, बट टाइम की वजह से हम कर नहीं पाए। तो लाइफ में और आगे भी मैं वाराणसी विज़िट करूँगा, सारे प्लेसेस घूमूँगा। जितनी बार आप जाते हो, हर हर टाइम आप मैच्योर होके जाते हो, अलग एक्सपीरियंस रहता है। बार बार विज़िट करते हो तो बार बार नई चीज़ें पता चलती है आपको। और जब भी आपको ऐसा लगे कि सुसाइडल थॉट हो, या फिर कुछ बहुत ही लाइफ में कुछ अलग ही चल रहा हो, निराश हो आप, तो बस वाराणसी जाके हो। कुछ 1 रुपया भी नहीं लगता, आप सीधा बैग लो, पकड़ो, चले जाओ। ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे और चीज़ें कुछ रह गई हुई शेयर करने को, बट जैसे मैंने आपको बोला, इंट्रोवर्ट हूँ। और ज़्यादा बोलने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। इतना ही मैं बोला हूँ तो मतलब सबसे ज़्यादा बोला हूँ मैं एक साल में 45 मिनट्स कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हरे हरे कृष्णा।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।